नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। तुझे कैसे छोड़ दूं? मेरे जिंदा रहने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? तूने मुझे खून करते हुए देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे तेरे प्रेमी के पास पहुंचा के रहूंगा। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज। रोहन, रोहन तुम जिंदा हो? हाँ, मैंने इसे मार दिया है। खून 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 खून, मैंने इसे मार दिया है। अरे वहाँ नहीं, यहाँ खून। ये कौन चला रहा है? तुम डायलॉग बोलो ना। रोहन तुम जिंदा हो? हाँ, यहाँ खून, लाश लाश। मैंने इसे मार दिया है। अरे यहाँ पड़ी है लाश तो चिल्ला क्यों? आइए आइए, जल्दी जल्दी देखिए उसे, जल्दी। तुम जाकर सारे दरवाजे बंद करो। पुलिस को फोन करो। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी ने हमारा प्ले बंद कराने के लिए जरूर ये सब करवाया होगा। तुम चुप रहो यार, चिल्ला मत। देख लिया, आप लोग ध्यान रखिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? ये तो मर चुका है। अरे ये तो प्रेम है। सर? हाँ, वकील है। इन्होंने मेरे कई केसेस लड़े हैं, लेकिन ये नाटक कब से देखने लगा? पहले तो कभी शौक नहीं था। सर? हाँ, ये देखिए सर। घाव बहुत पतला है, बहुत ही पतला हथियार इस्तेमाल में लाया गया सर। जैसे ब्लेड। ये सर उस तरह। या पतला तार। सर इस जगह इतने सारे लोगों के बीच खून करना मानना पड़ेगा सर। लेकिन सर खून किया कैसे होगा? पता लगाते हैं अभिजीत। इन लोगों को संभालो, बेचैन हो रहे हैं। किसी को जाने मत देना। यस दया, सर। तुम उस आदमी से पूछताछ करो जिसने प्रेम की लाश पहले देखी। यस सर। किसने किया होगा ये? सीआईडी वाले आ गए, मामला सुलझ जाएगा। शराब की बदबू आ रही है आसपास। सर E+ मिला है। ओह, लग ही रहा था। सर बहुत शराब पीता था। सर ये देखिए, ये देखिए, क्या है? लेडीज पर्स है। ओह, तो नाटक के प्रोड्यूसर को बुला। यस सर। पता नहीं पूछताछ में कितना वक्त लगेगा। एक्सक्यूज मी, आपके प्रोड्यूसर कहाँ हैं? शायद उधर है, मेकअप रूम में। जी। आप लोग कुछ बता सकते हैं? क्या देखा आप लोगों ने? नहीं, हमने कुछ भी नहीं देखा। हम भला कैसे देख सकते हैं? हम तो प्ले देख रहे थे, पीछे वाले सीट पे बैठे हुए थे। आपको कुछ पता नहीं चला? स्टूडियो में अंधेरा इतना था, अंधेरा बहुत होता है। अंधेरा। बहुत अंधेरा था। और हम घर कब जा सकते हैं? देखिए खून का मामला है, थोड़ी बहुत पूछताछ तो करनी पड़ेगी। तुम्हारा नाम क्या है? जी आकाश। आकाश। प्ले के बीच में उठकर तुम कहाँ जा रहे थे? जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी थी, बस पानी पीने जा रहा था साहब। क्या तुम्हें अक्सर बार बार प्यास लगती है? मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हें इतनी जोर की प्यास उसी समय क्यों लगी? अब साहब प्यास तो प्यास है, लग गई। अब उसी समय क्यों लगी मैं ये कैसे बता सकता हूँ साहब? वो आदमी मरा हुआ है, इसका पता तुम्हें कैसे चला? वहां तो अंधेरा ही अंधेरा था। साहब
मैं जब अंधेरे में जा रहा था तो उस आदमी की मुझे टांग लगी। मैंने उसको धीरे से कहा भी कि टांग पीछे कर, तो साहब वो हिला भी नहीं। मैं उसके पास गया और उसको धीरे से हिलाया तो मेरे हाथों में कुछ गीला गीला लगा साहब। मैं तभी समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है साहब। लाश के साथ कौन कौन लोग बैठे हुए थे? साहब लाइट ऑन होने के बाद वहां मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। पहली लाइन तो पूरी खाली थी, सिर्फ यही बैठे हुए थे। तुम्हें अंधेरे में पता ही कैसे चला कि वहां पे एक लाश पड़ी है? अंधेरे में तुम्हारे हाथ में कुछ गीला गीला लगा और तुम चिल्लाने लगे कि खून है खून, हाँ? मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। प्रोड्यूसर साहब, इस पहले रो में जितने भी लोग बैठे थे उन सब से मुझे बात करनी। बताइए कौन कौन बैठा था यहाँ? साहब किससे बात करेंगे साहब? पहली रो में जो एक आदमी बैठा था वो तो मर चुका है। एक ही आदमी बैठा था, तो बाकी लोग कहाँ गए? साहब जब लाश मिली थी तब इस लाइन में इनके अलावा और कोई नहीं बैठा था। और साहब ये इनके पीछे वाली लाइन में ना साहब, यहाँ पर 4 सीटें खाली थी। ये 12, 13, 14, 15। आपको कैसे मालूम? साहब जब लाश मिली थी तभी देखा था कि सारी सीटें खाली हैं। ऐसा कैसे है कि जिस आदमी का खून हुआ उसके साथ वाली सारी सीटें खाली? साहब ये बात मेरी खुद की समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। साहब ये सारा का सारा शो हाउसफुल था, पूरी सीटें बिकी हुई थी, फिर भी ये सीटें खाली। साहब हो सकता है ये लोग आए ही ना हो। और ये भी तो हो सकता है कि ये लोग यहाँ पर थे और इंटरवल में चले गए। हाँ ये भी हो सकता है साहब। अभिजीत, जय, बाहर जाके वॉचमैन से बात करो, उससे पूछो कि इंटरवल में कोई बाहर गया था क्या नहीं। सिक्योरिटी, इंटरवल में कोई आदमी थिएटर के बाहर गया था? साहब थिएटर के बाहर कोई नहीं गया, ना इंटरवल में, ना उसके पहले, ना बाद में। ठीक से याद है? अच्छी तरह साहब। साहब इंटरवल में जो लोग बाहर आते हैं ना, हमारे ही कैंटीन में खाते पीते हैं, हम उनको कहीं बाहर जाने देते ही नहीं साहब। आजकल हमको बहुत ध्यान देना पड़ता साहब। इसका मतलब खूनी अब भी थिएटर के अंदर ही है। लगता तो ऐसा ही है। इस डब्बे में क्या है? साहब टिकटे हैं, जो लोग आते हैं ना उनकी टिकट हम फाड़ के इसमें डाल देते हैं साहब। ये उसी के टुकड़े हैं साहब। ये बॉक्स हम ले जा रहे हैं, तुम्हें बाद में लौटा देंगे, ठीक है? साहब एक मिनट। साहब थिएटर के बाहर एक आदमी गया था। गया था? कौन? साहब वो कैंटीन का लड़का था। कैंटीन वाला? कैंटीन वाला? हाँ साहब, लेकिन साहब वो 5-10 मिनट में वापस आ गया था। ए, सुनो, उठो। तुम अभी शो के बीच में थिएटर से बाहर गए थे ना? जी जी साहब। क्यों? क्यों गए थे बाहर? साहब वो क्यों गए थे बाहर? चलो इधर आओ, वो साहब- बाहर आओ, बाहर आओ। क्यों गया था? हैं? साहब मुझे एक आदमी ने 200 रुपये दिए थे, वो शराब लाने के लिए साहब। बस वही लेने गया था साहब। 200 रुपए? हाँ साहब। साहब मैंने सोचा कुछ पैसे बन जाएंगे इसलिए चला गया साहब। लेकिन साहब आप ये बात किसी को कहना मत, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। नौकरी जाएगी तेरी? जी साहब। चलो जरा मेरे साथ आओ, अंदर आओ। कहाँ साहब? अंदर आओ। साहब आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं कितनी देर लगेगी। मेरे तो बच्चे भी अकेले हैं घर पे। चलो आओ। देखो, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें पैसे दिए थे? हाँ देखो, घबराओ मत, देखो देखो देखो। जी जी साहब, ये तुमने इनके लिए शराब कितने में जला के दी? साहब इंटरवल के एकदम बाद नाटक शुरू ही हुआ था साहब। कितने बजे होंगे उस वक्त? 10:30 बजे होंगे साहब। इसका मतलब 10:30 बजे तक प्रेम जिंदा थे। मगर लाश मिली कितने बजे? अभिजीत, उस आदमी को बुलाओ जिसने सबसे पहले लाश देखी थी। क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो?
साहब इसने एक टोपी पहन रखी थी साहब। टोपी क्या? जी साहब, इस आदमी ने एक कैप पहन रखी थी। मगर सर हमें तो यहाँ से कोई कैप नहीं मिली। लेकिन साहब जब इसने मुझे पैसे दिए थे तब इसने पहन रखी थी साहब। ओ, आशा, इन सब लोगों की तलाशी लो। देखो इनमें से किसी के पास किसी भी तरह की कैप है क्या? आप एक एक करके आगे आइए, मैं आपकी तलाशी लेने वाली हूँ। आइए एक एक करके आइए। मुझे अपना पर्स दिखाइए। चलिए। नाम क्या आपका? प्लेट नंबर 5। हाँ दे। ठीक है जी। आपका अपना नाम? पर्स दिखाइए। अच्छा ठीक है, जाइए। आपका नाम? 104 अलका अपार्टमेंट, जीपी रोड। ठीक है। पैट्रिक्स, जितने भी लोग इस थिएटर में आए हैं उन सब के टिकटों का दूसरा हिस्सा इस बॉक्स में है। देखो इन सीटों वाले लोग इस थिएटर में आए हैं या नहीं। सीट का नंबर है A 10 11 12 14 15 16 17 18 और B रो में 12 13 14 15। ठीक है, जाओ जल्दी चेक करो। पता नहीं कब घर जाने देंगे। आपका नाम? और कितनी देर चलेगी इंक्वायरी? हाँ सचमुच, मैं तो यहाँ प्ले देखने आई थी और फंस गई। जब तुमने लाश देखी तब कितने बजे? जी साहब, लाश को देखते ही मेरी तो हवा निकल गई। अब उस वक्त घड़ी कौन देखता है साहब? फिर भी कुछ तो याद होगा। हाँ शायद करीब उसी समय प्ले में गोली चली थी साहब। हाँ सर, इससे तो टाइम का पता चल सकता है, क्योंकि थिएटर में एक्टर को हर चीज टाइम के हिसाब से करनी पड़ती है, नहीं तो म्यूजिक वगैरह सब कुछ आगे पीछे हो जाता है सर। उस वक्त जो सीन चल रहा था, वो गोली वाला। हाँ हाँ गोली वाला, उससे पता चल जाएगा कि लाश कितने बजे मिली थी। ठीक है, तो उस एक्टर को बुलाओ जो उस वक्त स्टेज पर था। जिस वक्त लाश मिली उस वक्त सीन कौन सा चल रहा था? सीन तो वही था, मैं विलेन को गोली मारता हूँ और वो गिर जाता है। ताली बजने वाला सीन था। बाद में हल्ला मचा खून खून का, तो पता चला सामने की लाइन में लाश पड़ी हुई है। अंदाजन कितने बजे होता है आपका ये सीन? यही कोई 11:05 के आसपास। ओ, 10:30 बजे तक प्रेम जिंदा था और 11:05 पर उसकी लाश मिली। इसका मतलब है 10:30 और 11:05 के बीच प्रेम का खून हुआ। टॉर्च वाले भाई ये बताओ। जी साहब। 10:30 और 11 बजे के बीच थिएटर में कोई आया था? साहब इंटरवल के बाद तो नाटक देखने कोई नहीं आता, इसलिए मैं आराम से बैठा हुआ था। मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा। हाँ सर ये है उन सारे लोगों की लिस्ट जो आज रात प्ले देखने आए थे। किसी के पास से वो कैप मिली? जी नहीं सर। प्रोड्यूसर साहब जी, क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपका ऑफिस इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ सर जरूर। थैंक यू। आशा, सर इन 3 लोगों को जिनके नाम पे मैंने निशान लगाए हैं उनको प्रोड्यूसर साहब के ऑफिस में बुलवाओ। यस सर। देख ली सब टिकटें? मिला कोई टिकट? नहीं, तुम भी देखो। आप सब लोग यहाँ आइए। आइए। कोई कुछ बताएगा कि हमें क्यों रोक रखा है यहाँ पर? बाकी सब लोगों को तो आपने जाने दिया है बाहर। अभी पता चल जाएगा, आप पहले यहाँ आइए। आइए यहाँ पे। एसीपी साहब, आप तीनों से बात करना चाहते हैं, वही बताएंगे आपको कि आपको रोक कर क्यों रखा है। सर ये 3 लोग जिन्हें आपने बुलवाया है, कौन है सर ये? दया, ये तीनों लोग प्रेम से ताल्लुक रखते हैं। एक है संकेत, याद है ना तुम्हें? सर ये वही संकेत है ना जिसे फ्रॉड के केस में 5 साल की जेल हुई थी? हाँ वही। उस वक्त प्रेम पब्लिक प्रोसिक्यूटर था और उसने संकेत को जेल करवाई थी। तो सर संकेत ने बदला लेने के लिए प्रेम का खून कर दिया है? हाँ हो सकता है। और ये दूसरा आदमी कौन है? दूसरा आशीष,
प्रेम का पुराना बिजनेस पार्टनर। सर ये भी खूनी हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। यानी जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हम लोग लटक गए। खूनी मिल नहीं रहा है, हमको पकड़ लिया। आपका नाम एसीपी साहब ने निकाला है लिस्ट में से, समझे आप? एसीपी साहब ने निकाला? जी हाँ। अब तो चोंच बंद कर लो भाई। मैं कोई चोंच वोंच नहीं बंद करने वाला। मैं तो आपको रुकने के लिए नहीं बोला है, आप चाहे तो जा सकते हैं। नहीं, ये मेरे साथ है, तुम कहीं नहीं जाना प्लीज। तुम घबराओ नहीं, तुमने कुछ नहीं किया ना, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ पे। और तीसरी है एक लड़की। लड़की? हाँ, प्रेम के सीट के नीचे से जो पर्स मिला था उसमें इस लड़की का आइडेंटिटी कार्ड था। उसका नाम है रोमा। इस लड़की का भी हाथ हो सकता है सर खून में? हो सकता है। वो तीनों आ गए। पहले संकेत को लेके आओ। यस सर। सर अगर खून संकेत ने किया है तो बदला लेने के लिए किया होगा। आओ संकेत, देखो फिर से मुलाकात हुई ना। साहब ये खून मैंने नहीं किया है। किसने कहा ये खून तुमने किया है? तो फिर मुझे क्यों रोक के रखा है? संकेत, तुम्हारे जैसा आदमी नाटक वाटक में कब से दिलचस्पी रखने लगा है? हा? जो आदमी एक बार जेल जा चुका है उसे नाटक देखना मना है क्या? पर जिस आदमी ने तुम्हें जेल भिजवाया उसी का खून वहीं हो जाए जहां तुम नाटक देखने आए हो तो? मैं खुद देखने नहीं आया साहब, मुझे इस नाटक के प्रोड्यूसर ने टिकट भेज के बुलवाया है। प्रोड्यूसर ने? हाँ, उसी ने टिकट भेजी थी। अरे साहब, मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैंने साहब किसी को कोई फ्री टिकट नहीं भिजवाई है, और मैं तो जानता तक नहीं कि ये संकेत है कौन। ये एक पुराना मुजरिम है, इस प्रेम ने इसे जेल करवाई थी। प्रेम ने उसे जेल करवाई है साहब, ये मुझे कैसे पता चलेगा? और भला मैं किसी पुराने मुजरिम को फ्री टिकट क्यों भेजने लगा? अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है साहब? हाँ, इससे तो अच्छा है मैं अपने कपड़े फाड़ लूं और सड़क पर खड़ा होकर नाच करूं, उसके भेजूंगा मैं टिकट, आपको भी और संकेत को भी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर पता चला कि इस खून में आपका हाथ है तो जेल में आपका डांस देखने जरूर आएंगे हम। हाँ अभिजीत, क्या कहा प्रोड्यूसर साहब ने? सर प्रोड्यूसर तो कह रहे हैं उन्होंने किसी को फ्री टिकट नहीं भेजी है, और इसे तो बिल्कुल नहीं भेजी। झूठ बोल रहा है जी, वो उसी ने टिकट भेजी थी और एक लेटर भी जिसमें लिखा था कृपया हमारा नाटक देखने जरूर आइएगा। ये लिखा था? हाँ जी, यही लिखा था अंग्रेजी में। मुफ्त में टिकट मिल गई तभी तो मैं आ गया यहाँ पे, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी नाटक वाटक देखने की। मुफ्त में टिकट मिल गई तभी तो मैं आ गया यहाँ पे, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी नाटक वाटक देखने की। वो लेटर है अभी तुम्हारे पास? अभी तो मेरे पास नहीं है जी, हाँ घर पर रखा है। तो वो टिकट दिखाओ, शो की जो है। दिखाओ। खून पहले रो में हुआ है, ये चौथी रो की टिकट है सर। यार ये पुलिस वाले भी पूछो मत बस। ये माना कि मैं कभी गलत काम करता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर पीछे पड़े रहो मेरे। चलिए मिस्टर आशीष, आप। मैं? जी हाँ। जाना जरूरी है क्या? जी हाँ, जल्दी चलिए प्लीज। ठीक है, मैं आता हूँ। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। आइए। सर आपने मुझे बुलाया? आप अपना टिकट दिखाइए, कहाँ बैठे थे आप? E9 पर। क्या आपको पहले से ही पता था कि आपका पुराना पार्टनर नाटक देखने आने वाला था? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो खुद ही नहीं आने वाला था। मुझे नाटक के प्रोड्यूसर ने लेटर भेजा कि आप जरूर आइए, इसलिए जबरदस्ती मुझे आना पड़ा। लेटर? इनको भी लेटर? जरा वो लेटर दिखाइए आप। लेटर? यहाँ तो नहीं है, घर में होगा। कोई बात नहीं, वो लेटर ढूंढ कर हमें दीजिए। दे सर। सुधाकर को इनके साथ भेज दो। यस सर। चलिए आइए। सर ये आशीष। सर आप रेडी? जिस सीट पर खून हुआ उसके साथ वाली सीट की टिकट मिली है सर, बॉक्स में से मिली। गुड। इसका मतलब खूनी थिएटर के अंदर ही था। तो फिर उसे प्रेम के साथ बैठे हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? और सर वॉचमैन का कहना है कि थिएटर के बाहर कोई गया ही नहीं। तो फिर वो गया कहाँ? और सर वो कैप भी कहाँ गई जो प्रेम ने पहनी हुई थी? शायद खूनी अपने साथ ले गया हो। पर क्यों? ऐसा क्या था उस कैप में? और प्रेम का खून थिएटर के अंदर ही क्यों हुआ, जहां इतने सारे लोग बैठे थे? अगर खूनी इनमें से ही कोई है तो फिर वो कौन है?
कहीं बाकी सारे लोगों को छोड़कर हमने गलती तो नहीं की? अभिजीत सर, किसी जगह पे हमसे कुछ गलती हो रही है। सर ये है रोमा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैं रोमा का मंगेतर हूं और ये जानना चाहता हूं कि आपने रोमा को यहाँ पे क्यों रोक के रखा हुआ है? हमें रोमा से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या इनके सामने हम आपसे सवाल पूछ सकते हैं? जी हाँ, प्लीज। आपके पास कोई छोटा सा पर्स है जो आज आप लेकर आई थी? जी है, पर आपको कैसे मालूम कि मैं वो पर्स लेकर आई हूँ? क्या मैं वो पर्स देख सकता हूँ? जी। मेरा पर्स? घबराओ मत, अच्छी तरह देखो, मिल जाएगा। नहीं, मैंने यही रखा था। नहीं, वो उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पर्स हमारे पास है। आपके पास? यही है ना आपका पर्स? जी। जानती है ये पर्स हमें कहां से मिला? उस लाश के पास में से। ये वहां कैसे पहुंचा? ये तो आप बताइए कि ये वहां कैसे पहुंचा। मैं कैसे बताऊं? तो और कौन बताएगा? आपका पर्स लाश के पास में से मिला है। आप वहां गई होंगी तभी तो गिरा होगा वहां पे। नहीं, मैं नहीं गई। मैं क्यों जाऊंगी? नहीं? तो फिर आपका पर्स हैंडबैग में से निकला और उड़कर उस लाश के पास पहुंच गया, है ना? ये भी तो हो सकता है कि जब इंटरव्यू में तुम बाहर गई थी तब शायद गिर गया हो। हाँ, यही हुआ है शायद। अच्छा, ये बताइए कि आप नाटक के बीच में उठ के कहीं गई तो नहीं? जी नहीं। चाहे तो आप उस आदमी से पूछ सकते हैं जो मेरे पास में बैठा हुआ था। प्रोड्यूसर साहब, ये लेटर आशीष और संकेत को 2 फ्री टिकट्स के साथ भेजे गए थे और ये लेटर हेड आप ही की कंपनी का है। क्यों सर? ये लेटर हेड मेरा नहीं है, ये नकली है, बिल्कुल नकली है। सर आप खुद ही बताइए, न जान न पहचान, फिर भला मैं इन दोनों को फ्री टिकट्स क्यों बेचने लगा? फिर इन दोनों को टिकटें भेजी किसने होगी? खूनी नहीं भेजी होगी। वो चाहता था कि इन दोनों पे ही शक जाए। सर, इस खूनी का दिमाग बहुत तेज है, बहुत दूर की सोचता ही है। बहुत दूर की सोचता है, इसलिए उसने पहले लाइन की सारी टिकटें और दूसरी लाइन की 4 टिकटें पहले ही खरीदी, ताकि किसी को पता न चले कि खूनी कब आया और कब गया। सर हमारे सारे शोज पहले से ही फुल हैं और ऊपर से टिकटों की इतनी मारामारी चल रही है, हम किसी को भी 4 टिकट से ज्यादा दे ही नहीं रहे। तो फिर खूनी को इतनी सारी टिकटें कहां से मिली हैं? कहां से मिली? सर हो सकता है कि बुकिंग की लाइन में खूनी के साथ उसके और साथी भी खड़े हुए हों। 4 टिकट्स खूनी ने बुक करवाई होंगी और बाकी के टिकट्स उसके साथियों ने। पर ये पता कैसे चलेगा कि ये टिकट बुक किसने किए होंगे? सर आप एक काम कीजिए, कल मेरा आदमी आएगा, आप उसी से मिल लीजिएगा। उसके पास पूरा चार्ट होता है, लिस्ट वगैरह, उसके पास सब कुछ होता है, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। ये लीजिए साहब, खुद ही देख लीजिए, ये सारे सीटों का चार्ट है। जैसे जैसे टिकटें बिकती जाती हैं वैसे वैसे हम सीटें काटते जाते हैं। मगर ये कैसे पता चल सकता है कि पहली लाइन की टिकटें किसने खरीदी थी? पहली लाइन की है तो पता चल सकता है साहब। कैसे? साहब देखिए, ये जो लाल स्याही से मार्क किया गया है और टीबी लिखा है, इसका मतलब टेलीफोन बुकिंग। ये टिकटें फोन पर बुक की गई थी। फोन पे? तो आपने ये टिकटें किसी के यहाँ भिजवाई थी या कोई लेने आया था यहाँ पर? टेलीफोन नंबर तो होगा ना आपके पास उसका? टेलीफोन नंबर भी है, पता भी है। ये टिकटें किसी के ऑफिस में भिजवाई गई थी, उसका पता है 12 जवाहर नगर। 12 जवाहर नगर? ये पता तो प्रेम के ऑफिस का है ना? देखिए, आपके मालिक प्रेम ने फोन पे ऑर्डर करके चांदनी रात प्ले की कुछ टिकटें मंगवाई थी ना? टिकट्स? हाँ, कुछ टिकट्स आई तो थी। कितनी टिकटें थी? जी वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि टिकट्स वाइट लिफाफे में थी और वो मैंने सीधा सर को दे दी थी। अगर आप बुरा ना माने तो हम तलाशी ले सकते हैं इस ऑफिस की? देखिए, वैसे तो किसी भी वकील के ऑफिस की तलाशी आप नहीं ले सकते, मगर जब मालिक ही नहीं रहे तो क्या दिखाना और क्या छुपाना, शौक से। अभिजीत, हाँ दया? ये देखो, इस फाइल के ऊपर प्राइवेट लिखा हुआ है और इस फाइल के अंदर सिर्फ एक ही पेज है। आर कुमार 911201। इस कुमार की स्पेलिंग देखी तुमने? जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कुमार में 2 आर होते हैं। 911201। इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? जी नहीं, ये फाइल तो मैं खुद पहली बार देख रही हूँ।
किसी का नाम और फ़ोन नंबर लगता है, शायद प्रेम के जानने वाले का होगा। हम आपका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं क्या? श्योर। देखो ज़रा। 911-2001 911-2001। हेलो, हाँ मिस्टर आर कुमार है जी? जी ये 911-2001 ही है ना? अच्छा, ओके, थैंक यू। ये किसी रद्दी वाले का दुकान का नंबर है। टेलीफोन डायरेक्टरी में देखते हैं कि ये 2R वाले कुमार का नंबर उसमें है कि नहीं। सर रोमा के साथ वाली सीट में जो आदमी बैठा हुआ था उससे पूछताछ हो गई है। तो क्या रोमा भी मिली हुई है? लगता नहीं है सर। पूरे प्ले में रोमा अपनी सीट पर ही बैठी हुई थी, सिर्फ इंटरवल में ही बाहर गई थी और प्ले वापस शुरू होते ही वापस आ गई थी। और इंटरवल के बाद तक तो प्रेम जिंदा था। फिर भी वो पर्स प्रेम के सीट के नीचे। सर, सर पूरी टेलीफोन डायरेक्टरी में आर कुमार नाम का सिर्फ एक ही आदमी है जो अपने नाम में 2 R लगाता है, और उसका फोन नंबर 911-2001 नहीं है सर। आइए आइए। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? देखिए, प्रेम के ऑफिस में से हमें ये फाइल मिली है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है और एक नंबर भी 911-2001। ये नंबर सिर्फ एक नंबर है या कुछ और भी? सर ये एक तारीख है, 9 नवंबर। 9 नवंबर? हाँ, हर 9 नवंबर को मैं प्रेम को पैसे दिया करता था। क्यों? इसलिए कि प्रेम मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? जी। क्यों? किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था वो तुम्हें? वो कुछ साल पहले मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। कोर्ट में मेरा केस ये प्रेम ही लड़ रहा था, तो मैंने उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ सीक्रेट बातें बता दी। मगर सर बाद में तो मेरी पत्नी और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ये प्रेम मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो कहने लगा कि वो ये बातें सबको बता देगा। क्या करता मैं? देने लगा उससे पैसे, करता रहा उसका मुंह बंद। मगर सर मेरी पत्नी के खिलाफ जो सारे सबूत हैं वो अभी तक प्रेम के पास ही हैं। लेकिन हमें तो कहीं नहीं मिले उसके ऑफिस में। मैं जानता हूं सर कि वो ऐसे सबूत कहां रखता है। कहां? टोपी में। टोपियां पहनने का बड़ा शौक था प्रेम को। बाल वाल तो सही सलामत थे, फिर क्यों पहनता था टोपियां? धंधे के लिए पहनता था। हर टोपी के अंदर एक नाम लिखा हुआ है, उन लोगों का जिन्हें प्रेम ब्लैकमेल कर रहा था। इनमें से एक टोपी के अंदर जरूर मेरा भी नाम लिखा होगा। आर कुमार। हाँ ये देखिए, मेरा सत्यानाश करने वाले पेपर जरूर इसके अंदर होंगे। चलो, एक बात का तो पता चली गया कि खूनी प्रेम की कैप लेकर क्यों गया था। हाँ सर। खूनी ने प्रेम को थिएटर में बुलाया होगा कि पैसे वहां दे दूंगा। मगर सर उसने पैसे देना तो दूर, उसने प्रेम का खून ही कर दिया और कैप लेकर चला गया। हाँ, पर वो कैप गई तो गई कहां? थिएटर में जाकर फिर से देखते हैं। कैप वहीं कहीं होनी चाहिए। कल फिर से शो है, देखते हैं, शायद मिल भी जाए। फ्रेडेक्स, किसी चीज को हाथ तो नहीं लगा? नहीं सर, सब वैसी की वैसी ही है। गुड। कैप यहीं कहीं होनी चाहिए, यहीं कहीं होनी चाहिए। इन बॉक्सेस को अच्छी तरह से ध्यान से देखो। सो ये देखिए, यहाँ बहुत सारी कैप्स हैं।
वो कैप अंदर से फटी हुई होगी। सर देखिए। ओह, फ्रेडिक्स सर। उस कैंटीन वाले लड़के को बुलाओ। यस सर। अगर ये वही कैप है जो प्रेम ने पहनी हुई थी, तो इससे एक बात तो पक्की हो जाएगी कि खूनी नाटक वालों में से ही कोई एक है। सर ये देखिए आ गया। अंदर आओ बेटा। अब देखो, इस टोपी को ध्यान से देखो। क्या ये वही टोपी है जो उस आदमी ने पहनी थी? हाँ साहब, ये वही टोपी है साहब। डायरेक्टर साहब, जब नाटक का शो होता है तो डायरेक्टर वहां पे नहीं आता। आप वहां क्या कर रहे थे? भाई मेरा प्ले है, मुझे बीच बीच में आना ही चाहिए। बीच बीच में आना ठीक है, मगर आप उसी दिन कैसे आए जिस दिन खून हुआ था? बैड लक। गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, मैं थिएटर की तरफ भागा। 10:30 बजे से 11 बजे के बीच आप कहां पे थे? अच्छा, यानी मुझे पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। हाँ? आप उस वक्त कहां पर थे? मैं अपने असिस्टेंट्स के साथ था। क्या कर रहे थे? प्रॉम्प्टिंग। हम लोग वहां खड़े थे, यहाँ ये देखिए, यहाँ आइए, यहाँ खड़ा था और ऐसे प्रॉम्प्टिंग कर रहा था। क्यों? आपके एक्टर्स को लाइनें याद नहीं है? नया नया नाटक है, जमने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप यहाँ पे खड़े थे? जी। ये तो बहुत गड़बड़ जगह दिखती है। और कौन था आपके साथ में? मेरे असिस्टेंट्स थे। अभी कहाँ है वो? घर पे है। घर पे है। और वो भी सिर्फ उसी दिन आए थे जिस दिन आप आए थे? जी। अच्छा, और यहाँ पर अंधेरा था? जी, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दया, देखना जरा। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक आदमी छुप सकता है। साहब वहां पर लाइटमैन बैठता है, वहां कैसे कोई छिप सकता है? अच्छा, लाइटमैन बैठता है। यहाँ पर अंधेरा था। दरवाजा खुलता है। अंदर अंधेरा था और बाहर भी अंधेरा था, और खून यहाँ पे हुआ है। डायरेक्टर साहब, बहुत गड़बड़ है। अंदर भी अंधेरा था और बाहर भी अंधेरा। शायद कोई यहां से ही बाहर गया और अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। उस वक्त प्रोड्यूसर साहब कहां थे? उस समय तो मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं। मैं खुद सोच रहा था कि वो गए कहाँ। आप 10:30 और 11 बजे के बीच कहाँ थे? मैं तो यहीं था। यहीं? यहीं का मतलब? सर एक मिनट इधर आइए सर। आइए ना सर। हाँ बताइए। सर बात रहने दीजिए सर, आप इस बात को ज्यादा मत खुरेदिए। कमाल है, आपके नाटक में खून होता है, आप गायब होते हो और आप कहते हो कि इस बात को मत खुरेदिए। सर मेरी बात तो सुनिए सर। क्या सुनिए? सर देखिए सर, अगर ये बात मेरी बीवी को पता चल गई ना तो मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी सर, और डायरेक्टर साहब भी सुन रहे हैं। सर दरअसल मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई थी। अच्छा। सर उसे बहुत जरूरी काम था सर। जी सर, हम लोग ग्रीन रूम में बैठे थे और टॉर्च वाले ने तो चाय भी हमें पिलाई। टॉर्च वाले ने? धीरे धीरे सर, टॉर्च वाले ने हमें चाय पिलाई और हम लोग चाय पी रहे थे सर, तभी मैंने अचानक शोर सुना सर, और सर मैं इधर से यहाँ से सर, ये मैं ग्रीन रूम से सर दौड़ता हुआ आया और मैं इधर भाग रहा था कि तभी मैं इस तरह से टकराया, और सर देखिए अभी तक सर मेरे पाँव में दर्द है सर, बहुत तेज दर्द है सर, अभी तक दर्द है सर। ये बॉक्स यहाँ पे रखा ही क्यों है? सर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, डायरेक्टर साहब मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे बॉक्स लाकर दे दीजिए, तो मैंने लाकर दे दिया सर। अच्छा, वो मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। वो इंटरवल के बाद एक एक्टर दूसरे एक्टर को गोली मार देता है और ये समझकर कि वो मर गया उसे इस बॉक्स में डाल देता है, पर वो मरा नहीं, वो कैरेक्टर जिंदा है। वो इस बॉक्स से निकलकर खलनायक को गोली मार देता है। बड़ी अजीब बात है। वो एक्टर कितनी देर तक बॉक्स में बंद था? उसे करीब 10:30 बजे बॉक्स के अंदर डाला गया था और
11 बजे के आसपास बॉक्स से बाहर आया था। यानी वो एक्टर 30 मिनट तक इस बॉक्स में था। हाँ सर, असली कलाकार है वो। कहता है कि 30 मिनट बॉक्स के अंदर बैठूंगा तो चेहरे पर असली गुस्सा आ जाएगा। मेथड एक्टिंग। ये चीज उसने पहले भी कभी की है? हाँ सर, हमारे इस नाटक के 4 शोज हो चुके हैं और चारों में उसने ऐसा ही किया था। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताता सर, वो तो स्टेज पर ही था। वो स्टेज पर था या नहीं ये तो बाद में पता चल जाएगा। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि वो 30 मिनट के लिए यहां से गायब था। उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ कुछ है, ये देखिए नट बोल्ट। ये क्या, ये यहाँ से खुलता है क्या? हाँ, वो जानबूझकर ऐसे बनाया था। अगर एक्टर बाहर निकलना चाहे तो आसानी से निकल सकता है। बस नट बोल्ट खोलो और निकल जाओ। सर, तो लगता है जिस चीज से खून हुआ था वो चीज मिल गई है। रोहन, आप लोग यहाँ? क्या बात है? चलो आप लोग बाहर जाओ। चले, आप भी चलिए। बाहर आइए। किधर? बाहर बाहर। उठिए। कहाँ जाना? चलिए बाहर चलिए। कौन है आप लोग? चलिए। चलो उठो। बात क्या है? 10:30 से 11 बजे के बीच तुम कहाँ पे थे? मैं? हाँ, तुम कहाँ पे थे? मैं स्टेज पर था। तुम स्टेज पर थे? स्टेज पर थे या ट्रंक पे थे? हाँ, मैं ट्रंक में था। तुम ट्रंक में थे, ये किसी ने देखा था? उस ट्रंक के अंदर सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, दूसरा कोई आ नहीं सकता उसके अंदर। तो कोई दिखेगा कैसे? चलो कोई बात नहीं। इस ब्लेड को पहचानते हो? ये तुम्हारा है? नहीं, मेरा नहीं है। मेरा कैसे हो सकता है? ये तो सिर्फ एक ब्लेड है, सिंपली ए ब्लेड। इस पे मेरा नाम लिखा है। नाम तो नहीं लिखा, मगर ये ब्लेड ट्रंक में क्या कर रहा था? ट्रंक में? हाँ, ट्रंक में। इस पर फिंगरप्रिंट्स मिले। पता नहीं किसने रख दिया ट्रंक के अंदर मुझे फंसाने के लिए। और कौन रख सकता है तुम्हारे अलावा? ये ब्लेड तुम्हारा है। प्रेम का खून इसी ब्लेड से हुआ और खून तुम्ही ने किया है। मैंने कोई खून वो नहीं किया। तुमने खून नहीं किया? हाँ, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। तुमने प्रेम का खून क्यों किया? प्रेम मुझे ब्लैकमेल करता था। क्यों? मैं जिकापुर का रहने वाला हूं। वहां चोरी के इल्जाम में 2 साल की सजा काट चुका हूं। प्रेम को यह बात मालूम थी। मैं रूमा से शादी करना चाहता था। वो बहुत बड़े घर की लड़की है। प्रेम को कहीं से यह बात भी पता चल गई। उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि अगर मेरे जेल जाने की बात रोमा के घर वालों को पता चल गई तो रोमा के साथ मेरी शादी कभी नहीं हो सकेगी। मैं जितना कमाता था सब प्रेम को दे देता। इसलिए मैंने प्रेम को मारने का प्लान किया। मैंने उसे थिएटर में बुलाया। तू क्या सोचती है? नहीं। सारी बत्तियां बुझा करके तू मुझसे बच जाएगी? नहीं। कितना भी अंधेरा कर ले। आ गए। कालिया, वो लड़की कहीं छुप गई है। पैसे लाए हो? लाया हूं। पर यहाँ तो कोई नहीं है। पेपर्स कहाँ हैं? वो मुझसे बच नहीं सकती। तुम्हारी गिरफ्तारी के सारे रिकॉर्ड इस टोपी में मौजूद है। यहाँ देख। अब मेरे पैसे दे दो। रुको, अभी देता हूं। ना प्रेम ने उस कैंटीन वाले लड़के से शराब मंगवाई होती, ना कैब के पीछे पीछे हम मेकअप रूम पहुंचते, और ना ही मेकअप रूम से हम तुम तक पहुंच पाते। प्लान तो अच्छा बनाया था, मगर प्रेम के शराब पीने की आदत ने तुम्हें पकड़वा दिया। अब मुक्त। सब कुछ चेक कर लिया है ना? वेद साहब का ऑपरेशन, हर चीज संभाल के करना। यस डॉक्टर। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
जाओ जाकर पेशेंट को ले आओ जल्दी से। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जिस आदमी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, यहां तक पहुंचाया, आज मुझे उसी को मौत के मुंह से बचाना है। देखो जरा ध्यान से ले चलो, कोई धक्का ना लगने पाए। देखिए ऑपरेशन का टाइम हो गया है, जरा जल्दी चलिए। देखो कोई चोट ना लग जाए। पहले से पिताजी की तरह इतनी खराब है। ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा? करीब 1 घंटा। भगवान 1 घंटे में कहीं कुछ हो ना जाए भगवान प्लीज। बोलिए, आहिस्ता बोलो, इन्हीं की वजह से ये अस्पताल है। बहुत पैसा दिया इन्होंने अस्पताल के लिए। आप लोग प्लीज यहीं रुकिएगा। आराम से। संभाल के। चलो 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 आराम से, क्या कर रहे हो? ओके। डॉक्टर, क्या हुआ? पेशेंट की हालत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर, ये तो मर चुके हैं। मर चुके हैं? एपेंडिसाइटिस? नहीं, इनका खून हो गया है। किसी ने इनका गला घोट दिया है। डॉक्टर साहिल, किसी ने वेद साहब का गला घोटकर खून कर दिया। इस हॉस्पिटल में सरेआम ये सब कैसे हो गया? हाँ साहब, बड़े शर्म की बात है कि यहाँ खून हो गया, और वो भी उस आदमी का जिसका इस हॉस्पिटल को ऊपर लाने में सबसे बड़ा हाथ है। मतलब उन्होंने बनवाया था ये हॉस्पिटल? नहीं, बनवाया नहीं था, लेकिन अगर वो पैसे नहीं देते तो यहाँ कुछ नहीं होता, बस ये 4 दीवारें होती। फिर तो आप उन्हें जानते होंगे काफी दिनों से, आपके अच्छे संबंध होंगे उनसे? वो मेरे पिता समान थे सर। उन्होंने मुझे सड़क से उठाकर डॉक्टर बनाया था। अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा कि मेरे रहते ये सब हो गया? हमें तो पता लगा कि वो कोमा में थे, बेहोश थे। ऐसी हालत में आप उनका ऑपरेशन कर रहे थे? उन्हें अपेंडिसाइटिस हो गया था सर, इमरजेंसी में यहाँ लाया गया था। हम लोग टेस्ट वगैरह कर ही रहे थे कि अपेंडिसाइटिस है भी या नहीं, ऑपरेशन करना जरूरी है या नहीं, कि अपेंडिक्स फट गया, वो कोमा में चले गए, ऑपरेशन करना जरूरी हो गया। आज का रखा था और ये सब हो गया। उन्हें ऑपरेशन रूम तक कौन लाया था? वार्ड बॉय थे और शायद रिश्तेदार भी थे। ओह, रिश्तेदार भी थे। उन्होंने कुछ होते हुए नहीं देखा ना? नहीं, नहीं तो पहले ही हल्ला नहीं मच जाता। कितनी भयानक बात है सर। वार्ड बॉयज रिश्तेदार एक मरे हुए आदमी को ऑपरेशन के लिए ला रहे थे। वेरी सैड, वेरी सैड। उन्हें कहां से लाया जा रहा था? उनका रूम था, प्राइवेट रूम। वहां कौन था कमरे में उनके साथ? एक नर्स थी, स्वाति। ऑपरेशन से पहले आप में से कोई गया नहीं था वहां पर कमरे में चेकअप करने के लिए? मैं गई थी। आप गई थी? जी, जहाँ ऑपरेशन करना था वहाँ के बाल साफ करवाने थे। एक नर्स भी थी। कब गई थी आप? 1 घंटा पहले। मेरा मतलब ऑपरेशन के 1 घंटे पहले। मतलब तब तक वो जिंदा थे? जी बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ से आ गई। बाद में सिर्फ वो नर्स थी वहाँ पर। डॉक्टर रीता के जाने के बाद और ऑपरेशन से पहले कमरे में कोई आया था? जी हाँ। कौन? डॉक्टर साहिल। क्या बकवास कर रही है? मैं तो वहां गया तक नहीं। पर सर आप वहाँ आए थे। बेवकूफ लड़की, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नौकरी वोकरी करनी है या नहीं, या अचानक मोरफिन खा लिया तुमने? मैं अपने ऑफिस में था। मगर मैंने आपको देखा था सर। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या मालूम क्या हो गया है तुम्हें? तुम आजकल कुछ दवाइयां ले रही हो ना? दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ सर? लीजिए, इसे ये भी याद नहीं है। पर सर मैंने देखा था आपको। फिर वही बकवास। देखा था? एक मिनट डॉक्टर साहिल, आप जरा बाहर चलिए। लेकिन मैं क्यों बाहर जाऊं? देखिए, पहले हम इनसे बात कर लेते, फिर आपसे। आप अपने ऑफिस जाइए, हम आपसे वहीं मिलते हैं। जाइए। हाँ सर, मुझे पूरा यकीन है वो डॉक्टर साहिल ही थे। पूरा यकीन? तुमने उनका चेहरा देखा था ना? चेहरे पर ऑपरेशन वाला मास्क था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। जब सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी
तो ये कैसे कह सकती हैं आप कि वो डॉक्टर साहिल ही थे? सर, डॉक्टर साहिल लंगड़ा के चलते हैं और हॉस्पिटल में सिर्फ वही ऐसे चलते हैं। चेहरे पे मास्क था और सिर पे कैप पहनी हुई थी और हरा रंग का गाउन भी पहन रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे सीधे ऑपरेशन करके अभी भी आए हैं। आपने उनसे बात की थी? जी नहीं, वो बिल्कुल चुप थे। तुम वही थी ना उनके साथ में? मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए वेस्ट डिस्पोजल रूम में गई थी। क्यों? क्योंकि रेजर कॉटन वगैरह फेंकना था। वेद साहब की शेव करते वक्त थोड़ा सा कट गया था, इसलिए खून वून पोंछा था। डॉक्टर साहिल के अलावा और कोई आया था? जी हाँ, मैं जब कॉटन फेंक कर वापस आ रही थी तो मैंने डॉक्टर रीता को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था। हाँ, मैंने देखा था डॉक्टर साहिल को। मगर डॉक्टर साहिल ने तो मास्क पहना हुआ था। हाँ, पता नहीं क्यों। आपकी उनसे कोई बात हुई? बात वैसे बातचीत तो कुछ नहीं हुई, लेकिन मैं जब कमरे के अंदर गई तो डॉक्टर साहिल, आई एम सॉरी, मैं दरअसल डॉक्टर भाटिया को ढूंढ रही थी। मैं आपसे ऑपरेशन थिएटर में बाद में मिलती हूँ। वो मुंह से तो कुछ नहीं बोले, मैंने सिर्फ उन्हें लंगड़ाते हुए देखा था। और वैसे भी डॉक्टर साहिल की कुछ आदतें मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करती। वैसे डॉक्टर साहिल के ऑफिस में वो जो दूसरा कमरा है वो क्या है, किस लिए है? वहाँ पहले दूसरे डॉक्टर बैठते थे, पर अब डॉक्टर साहिल वहाँ पर चेकअप करते हैं। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे ये क्या, इंजेक्शन? एक डॉक्टर अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा है? आर यू डायबिटिक? जी हाँ, मुझे डायबिटीज हो गई है। हर रोज 2 बजे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, आदत सी पड़ गई है। डॉक्टर साहिल, अब जरा आमने सामने बात हो जाए, मैन टू मैन। बताइए, वेद साहब के रूम में गए थे या नहीं? बिल्कुल नहीं। स्वाति झूठ बोलती है। वो क्यों झूठ बोल रही है? क्या मालूम। आज आपने ऑपरेशन वाला गाउन, मास्क और कैप पहने थे? जी हाँ, आज हमने 2 ऑपरेशन किए थे, उसी वक्त पहने थे। हाँ, नर्स स्वाति का भी यही कहना है। जब आप वेद साहब के कमरे में आए थे तो आपने हरे रंग का गाउन, कैप और मास्क पहन रखे थे। आपको क्या लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है कि मैं ऑपरेशन के बाद भी वो कपड़े पहन करके घूमता फिरूंगा? वो कपड़े ऑपरेशन के वक्त पहने जाते हैं, ऑपरेशन के बाद नहीं। लोग डॉक्टर को पागल समझेंगे उसे ऐसे घूमता देखकर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं? मैं वेद साहब के रूम में गया तक नहीं। तो फिर आप थे कहां? कहां थे आप? मैं यहीं था, अपने कमरे में। अच्छा, तो आप यहीं पर थे, हैं? जी हाँ। और कोई था आपके साथ में? हाँ, मेरे साथ कोई था। कौन? ये मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? बस ऐसे ही पर्सनल मामला है। देखिए डॉक्टर साहिल, लगता है एक बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। आप थोड़ी मुश्किल में हैं। उस रूम में आपको किसी ने देखा था, लगभग उसी समय जिस समय खून हुआ था। मतलब साफ है, जब तक आप हमें उस आदमी के बारे में नहीं बताते जो आपके साथ में था, आप जबरदस्त मुसीबत में फंसे हैं। देखिए, आप मेरे साथ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कौन था। ये सच है कि वो यहां था, पर देखिए जिस आदमी ने खून किया है वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर आपको क्यों फंसा रहा है? पता नहीं, होगी कोई दुश्मनी। वेद साहब मेरे पिता समान है, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? अभिजीत, सुधाकर प्रेडिक्स, हो सकता है कोई सचमुच इसे फंसा रहा है। और अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसने वो सर्जिकल मास्क, कैप, गाउन कहीं तो फेंके होंगे, कहीं छुपाए होंगे। सुधाकर, फ्रेडिक्स, हॉस्पिटल में देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। ओके सर। हाँ तो डॉक्टर साहिल, हम आपके उस मेहमान के बारे में बात कर रहे थे जो उसी दिन उसी वक्त आपसे मिलने आया जब वेद साहब का खून हुआ था। शायद आपको गवाह की जरूरत थी। अच्छा, कम से कम आप ये तो बता सकते हैं कि वो आदमी आपके पास आया क्यों था? उसे 50,000 रुपए चाहिए थे, तो
मैंने उसे दे दिए। इतने सारे पैसे आपने तैयार रखे थे? नहीं, मैंने उसे चेक दिया था, बियरर चेक। सर। हाँ सुधाकर। वेद साहब के परिवार वाले आपसे मिलना चाहते हैं। एसीपी साहब, आपने कभी सुना है कभी हॉस्पिटल में किसी का खून हो जाना? कभी सुना है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पहले भी देखा है हमने ऐसा। सर, इस हॉस्पिटल में मेरे पिताजी ने बहुत पैसे लगाए थे, बहुत पैसे दिया था हमने, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस हॉस्पिटल को हम अपना समझते हैं वही हमारे पिताजी का खून हो जाएगा। हॉस्पिटल में तो लोग इलाज के लिए आते हैं, खून करवाने के लिए नहीं। हाँ, भाई साहब कहा करते थे ये हॉस्पिटल मेरे शरीर का एक हिस्सा है। देखिए सर, शरीर का वो हिस्सा ही सड़ गया। अफसोस है। और ये डॉक्टर साहब, इसे तो मेरे पिताजी ने अपने बेटे की तरह पाला था। इसे पढ़ा लिखा कर उन्होंने ही डॉक्टर बनवाया था। हाँ, डॉक्टर साहिल ने हमें बताया था कि वेद साहब उनके पिता समान थे। हमें तो आज सुबह से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो वॉचमैन, वो हमें पिताजी के कमरे में जाने नहीं दे रहा था। आप बताइए, प्राइवेट रूम किस लिए होता है? ताकि फैमिली वाले वहां जा सके। और वो वॉचमैन ने हमें रोक दिया, कह रहा था जरूरी जांच चल रही है। एक वॉचमैन की इतनी हिम्मत, वो सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। वरना एक वॉचमैन जैसा आदमी हमें रोक सकता है उसी हॉस्पिटल में जो हमारा है। बार बार कह रहा था अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए। जाके वहां बैठिए मीटिंग रूम में। उसने ऐसा क्यों कहा होगा? पूछिए ना उसे जाकर। वॉचमैन जी, तुमने आज वेद साहब की फैमिली के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे साहब, आज सुबह से ही इन लोगों ने हल्ला मचा रखा था हॉस्पिटल में। कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल हमारा है, इस डॉक्टर को भगा दो, दूसरे को बुलाओ। तो डॉक्टर साहिल ने मुझसे कहा कि इन लोगों को अंदर ही मत आने दो। जॉली साहब, आपका इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं, फिर भी आप यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? जरा अजीब लग रहा है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं एक वकील हूं और इस फैमिली का पूरा कारोबार मैं देखता हूं। फिर भी आपको यहाँ हॉस्पिटल में आने की क्या जरूरत? अजीब है आप। अब वेद साहब का हाल चाल पूछने के लिए उनके साथ रिश्तेदारी होना जरूरी है क्या? नहीं, फिर भी आपका यहाँ मौजूद होना जरा। मैं सालों से वेद साहब के साथ काम कर रहा हूं, पता लेने नहीं होगा क्या? साहब ने जो वसीयत लिखवाई थी उसके बारे में बात करने आया हूं मैं। वसीयत? उनकी वसीयत भी है? नहीं थी, अब उन्होंने बदल दी है। जी हाँ। मतलब किसी का फायदा होगा और किसी का नुकसान। वसीयत में ये सब तो होता ही है। मैं नई वसीयत के बारे में बात करने आया था, पता चला कि उनका खून हो गया। डॉक्टर साहिल जो कहेंगे वही तुम करते हो? और क्या साहब, उनका सारा काम मैं ही तो करता हूँ। बैंक भी मैं ही जाता हूँ। अच्छा, विश्वास नहीं होता? क्या नाम क्या है उनके बैंक का? वो इंटरनेशनल बैंक चांदा रोड पर है। तो ये सब वसीयत का चक्कर है। वसीयत का? वसीयत का चक्कर है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो वसीयत पहले लिखी गई थी उसमें बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल के नाम और साहिल के नाम पर था। ये उनकी बेटी है परनीता, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही। इनके नाम पर भी काफी पैसा है। हाँ, ये उनके छोटे भाई जो हैं, इनके नाम पर कुछ कम पैसा है। सबसे ज्यादा पैसा साहिल के नाम पर है। थोड़े दिनों के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगे कि भाई बिल बदल देते हैं। हॉस्पिटल तो अच्छा खासा चल रहा है, उसमें अभी और पैसे देने की क्या जरूरत है? बेटी और भाई को ज्यादा पैसे दे देते हैं। तो वो नई वाली बिल बन गई कि नहीं? किधर बनी साहब? अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल में आ गए। मतलब जो पैसा साहिल को मिलने वाला था वो उसे मिलेगा। ये लीजिए, यही है डॉक्टर साहिल का चेक जो आज ही आया था। वो आदमी 50,000 रुपए ले गया। नाम क्या था उस आदमी का? नाम तो नहीं मालूम, चेक के पीछे देखिए, उनका साइन होगा, शायद उसे कुछ पता चले। टी शेखर। आप जरा थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए प्लीज। आइए बाहर बैठिए। आप थोड़ी देर के लिए वहां बैठिए। एक बात बताइए, ये वेद साहब के भाई कैसे आदमी है? क्या मतलब? मतलब ये कि ये कुछ काम वाम भी करते हैं या सिर्फ वेद साहब के पैसों पर जीते हैं? काम वाम ये कुछ नहीं करते साहब, पूरी जिंदगी नहीं किया। इन्हें तो सिर्फ एक ही काम आता है, वेद साहब की चमचागिरी। सर, कुछ कपड़े मिले हैं, लगता है खूनी के ही है। कहाँ हैं कपड़े? वहाँ एक कमरे में। आप जरा यहीं पे रुकिए।
हाँ सुधाकर, यहाँ है सर कपड़े। निकालो। कैप, मास्क। वो आदमी जो वेद साहब के कमरे में गया था, उसने यही सब तो कपड़े पहने हुए थे। हाँ सर, खून करने के बाद उसने कपड़े यहाँ फेंक दिए। पॉकेट में भी कुछ नहीं सर। सर। हाँ भैया। सर, जो आदमी डॉक्टर साहिल के सामने बैठा हुआ था, बैंक से उसका नाम पता चल गया। कौन है वो? शेखर, टी शेखर। टी शेखर? सर, ये बड़ा अजीब जूता मिला है। इसका फीता देखिए सर। ये तो टूटा हुआ है सर, और फिर से इसे जोड़ा गया है। फीते को टेप से क्यों जोड़ा गया होगा सर? हॉस्पिटल जैसी जगह में अंदर आना और रूम में घुस के किसी आदमी को मारना, जरा अटपटा सा है ये सारा मामला। अब खून करने वाले को ये डर तो होगा ही कि वो कहीं पकड़ा न जाए, काम जल्दी करना चाहिए। मगर इसी बीच उसके जूते का फीता टूट जाता है। और सर, उसे जल्दी जल्दी चलना मुश्किल हो जाता है। शायद जूता बड़ा है, बार बार पैरों से निकल रहा है। हाँ, तो फीता बांधने जाता है मगर फीता बनता नहीं, तो उसने ये टेप लगा ली, फीता बांध लिया और चल पड़ा। मगर ये टेप उसे इतनी जल्दी मिली कहां से? सर, शायद वो आदमी उस वक्त हॉस्पिटल में होगा जब उसके जूते का फीता टूटा। कहीं ये टेप उसने उस रूम में से तो नहीं उठाई होगी। देखना चाहिए मरने वाले के कमरे में ऐसी टेप थी कि नहीं, मगर उसने ये टेप हॉस्पिटल में से ही उठाई है, हॉस्पिटल में से ही। यस सर। नहीं तो उस आदमी का ध्यान अचानक टेप की तरफ जाएगा ही कैसे? देखो, अगर मेरे जूते का फीता टूट गया तो मैं फीते में गांठ बांधने की कोशिश करूंगा, या फिर टूटे हुए फीते को ही बांधने की कोशिश करूंगा। मगर ये टेप लगाना मेरे समझ में नहीं आया। सर, ये किसी ऐसे आदमी का काम हो सकता है जिसका इस टेप के साथ दिन रात का लेना देना हो। जैसे कोई केमिस्ट या डॉक्टर भी हो सकता है। सर, आ गया। सर, नर्स स्वाति ने और डॉक्टर रीटा ने ये कपड़े पहचान लिए। हाँ सर, ये वही कपड़े हैं जो खूनी ने पहने हुए थे। ये शर्ट भी? नहीं सर, शर्ट तो गाउन के नीचे छुपी हुई थी। ये पैंट पहचान लिए, ये पैंट वही है। मतलब डॉक्टर साहिल जैसा आदमी उस कमरे में था। मगर सर, डॉक्टर साहिल का तो कहना है कि वो अपने कमरे में था एक आदमी के साथ। लेकिन वो आदमी कौन है ये वो बताने से मना कर रहा है। और अगर डॉक्टर साहिल अपने कमरे में था तो डॉक्टर साहिल जैसा एक आदमी इस कमरे में भी था। सर, मुझे लगता है कि जो आदमी डॉक्टर साहिल के सामने बैठा हुआ था, ये टी शेखर, यही इस चक्कर का सेंटर है सर। टी शेखर? यस सर। टी शेखर? इस टी शेखर को जमीन से खोद कर निकालना पड़ेगा। सारे अखबारों में खबर छपवा दो, शायद डॉक्टर साहिल को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे गड़बड़ी मच जाएगी। डॉक्टर साहिल भाग जाएगा या टी शेखर सामने आ जाएगा। आप सोते हुए शेर को जगा रहे हैं। सोते हुए चूहे को बीन चुबा रहा हूं। बाबूजी के मरने के बाद माँ ने डॉक्टर साहिल के साथ शादी कर ली, दूसरी शादी। डॉक्टर साहिल तुम्हारे बारे में कुछ कहते हुए हिचकिचा क्यों रहे हैं? बता दे क्यों नहीं? क्या है कि मैं भी एक डॉक्टर था कुछ साल पहले इसी हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे शराब पीने की बुरी लत लग गई और एक दिन नशे में चुपके से मैंने एक पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया। बस उसके बाद वेद साहब ने मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया। मैंने लाख हाथ जोड़े, मैंने मिन्नतें की, गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, मुझे निकाल कर ही छोड़ा। तब से मैं वेद साहब से नफरत करता हूं और शायद यही वजह होगी कि डॉक्टर साहिल ने मेरा नाम नहीं बताया। उन्हें लग रहा होगा कहीं मैं वेद साहब के खून में न फंस जाऊं। जब आप अपने पिताजी के साथ थे, क्या वो कुछ देर के लिए कमरे से बाहर गए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। या ऑपरेटर, डॉक्टर साहिल यार। अच्छा देखो, मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो।
कह दो कि मैं हॉस्पिटल आया नहीं। और सुनो, मुझे कोई फोन मत देना। ओके। सर, इस टी शेखर के बयान ने डॉक्टर साहिल को शक से एकदम बरी कर दिया। सर, मुझे अभी भी यही लग रहा है कि ये मर्डर साहिल ने ही किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कमरे में ही था। उसने हमें धोखा देने के लिए वो कपड़े वहां फेंक दिए जिससे ये लगे कि खूनी कोई और है जो साहिल की तरह लंगड़ाते हुए घूम रहा है। हाँ, अगर ऐसा होता तो वो शेखर का नाम पहले ले लेता ना। हमारा शक डॉक्टर पे जाता ही नहीं। ये साहिल, ये अभी कहाँ है? सर, इस वक्त वो हॉस्पिटल में ही है। सुधाकर और फेड्रिक्स हैं वहां पे। इस डॉक्टर साहिल को जाके फिर से मिलते हैं, देखते हैं ये कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। हेलो, हाँ सुधाकर, बोलो। क्या? माय गॉड, सत्यानाश। ओके। कहाँ है? यहाँ है सर। डॉक्टर साहिल को भी वेद साहब की तरह ही मारा गया है, रस्सी से गला घोट के। लेकिन आश्चर्य या डर कुछ भी नहीं है, चेहरा बिल्कुल शांत है। अगर इनका गला ही घोटा गया है तो यहाँ थोड़ी बहुत हलचल तो होनी चाहिए। सर, मेज पर भी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। हाँ, वही तो। सुधाकर, कुछ मिला? नहीं सर। फेड्रिक्स? सर, कमरे में सारी चीजें बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक ठाक है। शायद यहां भी कुछ नहीं हुआ है सर। अभिजीत सर, जरा पता करो, कमरे में लाश मिलने के बाद यहाँ किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की? सब कुछ ये ठीक ठाक तो नहीं किया? दया सर, जरा इधर आओ। ये देखो, देखो ये क्रॉस का निशान बिल्कुल गर्दन के पीछे है। उठाओ। मतलब सर, खूनी साहिल के बिल्कुल पीछे खड़ा था और यहां से गला घोटा उसने। हाँ, अगर वो साइड में खड़ा होता तो क्रॉस का निशान यहां होता या यहां होता। पर सर, वो साहिल के पीछे गया कैसे? शायद डॉक्टर साहिल उस खूनी को जानता था, नहीं तो बिना किसी शक के वो पीछे जा ही कैसे सकता था? साहिल ने भी सोचा नहीं होगा कि वो आदमी उसे मारने वाला है। कौन हो सकता है जिसे डॉक्टर साहिल जानता भी था और जिस पर उसका शक भी नहीं था? डॉक्टर साहिल की लाश सबसे पहले आपने ही देखी थी। जी हाँ। लाश मिलने के समय आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चीज़ जहाँ पर थी वहीं पर है। आप डॉक्टर साहिल के कमरे में क्या करने गई थी? मैं 2:30 बजे एक ऑपरेशन था, मैं उसी के लिए डॉक्टर साहिल को बुलाने आई थी। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए मैंने अंदर जाकर देखा। कमरे में और कोई नहीं था? जी नहीं। आप इतना सोचकर क्यों जवाब दे रही हैं? एक्चुअली तो डॉक्टर साहिल की मौत से हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अच्छा खैर, कमरे के बाहर कोई था आसपास? जी नहीं, जब मैं कमरे में गई तब तो कोई नहीं था, पर उसकी थोड़ी देर पहले वो वकील जॉली वहाँ बैठा था। वो वेद साहब का वकील। जॉली? वो वहाँ क्या कर रहा था? शायद केदार और परिणीता के साथ आया था। वो लोग भी दिखे थे मुझे आज हॉस्पिटल में।
लगता है मौत की थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहिल ने अपने आप को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था। पर सर, डॉक्टर साहिल को मारा क्यों गया है? ये बात तो है, लेकिन सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि डॉक्टर साहिल का खून कैसे किया गया। सर, खून तो गला घोट कर हुआ है। हाँ, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए इसने कोशिश क्यों नहीं की? सर, हो सकता है मरते वक्त साहिल अपने होश में ना हो, शायद बेहोश हो। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सर। हाँ अभिजीत, एक बड़ी अजीब बात पता चली है। क्या? परिणीता, केदार और जॉली, वो तीनों आज हॉस्पिटल में ही थे। खून के समय? यस सर। वो लोग यहाँ क्या करने आए थे? जब पहला खून हुआ तब भी वो लोग यहाँ थे और आज भी? जरूर कुछ चक्कर है। अभिजीत सर, तुम उन तीनों से पता करो कि वो लोग आज हॉस्पिटल में क्या करने आए थे। दया सर, मुझे डॉक्टर साहिल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। यस सर। वो रिपोर्ट जरूर कुछ गुल खिलाएगी। सर। हाँ दया। सर, आपका शक सही निकला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वाकई चौंका देने वाली है। डॉक्टर साहिल के शरीर में से बेहोशी की दवाई मिली है सर। ओह, मतलब बेहोश करके गला घोंटा है। मगर सर, बेहोशी की दवाई क्यों दी? सीधे जहर दे देता, डॉक्टर अपने आप मर जाता, गला घोटने की जरूरत ही नहीं थी। और सर, बेहोशी की दवाई उसके शरीर में पहुंची ही कैसे? साहिल खुद एक डॉक्टर था, वो अपने आप ये दवाई तो लेगा नहीं। हाँ, लेगा ही क्यों? किसी ने धोखे से खिला दी होगी। हाँ सर, यही हो सकता है। मगर सर, दवाई खिलाई कैसे होगी? ये उन तीन लोगों से पूछो, ये परिणीता, केदार और जॉली। सर, जॉली बाहर इंतजार कर रहे, उन्हें अंदर बुला लो। हाँ, बुलाओ। आइए आइए। वाह, थैंक यू। आइए मिस्टर जॉली। मैं कोर्ट गया हुआ था, जैसे ही आपका मैसेज मिला फौरन मिलने आ गया। जिस समय डॉक्टर साहिल का खून हुआ, आप उनसे मिलने गए थे ना? जी हाँ, मगर वो मिला ही नहीं। उसने मुझे बाहर ही बिठा दिया। मैंने 15-20 मिनट तक इंतजार किया, फिर मैं कोर्ट चला गया। अगर वो इतना बिजी था तो मैं कौन सा घास खोद रहा हूं? मैं तो उसे ये बताने गया था कि उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। मैं उसका भला करने गया था और उसने मुझे बाहर ही बिठा दिया। बिठाओ। अच्छा, तो आप बाहर बैठे हुए थे? जी हाँ। तो जब आप बाहर बैठे हुए थे, उस समय डॉक्टर साहब के कमरे में से कोई बाहर आया? जी नहीं। कोई अंदर गया था? जी नहीं। अच्छा, उस समय ऐसा कुछ हुआ था जो आपको याद हो, जो आप हमें बता सकते हैं? जब मैं बाहर बैठे इंतजार कर रहा था तो साहिल का एक फोन आया था। फोन? जी हाँ। किसका? मुझे क्या पता, मैं तो बाहर बैठा हुआ था ना। हाँ, मैंने बाहर से सुना। साहिल फोन पे बहुत देर तक हेलो हेलो करता रहा। ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ से कोई बोल नहीं रहा। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोला क्यों नहीं? सर, शायद फोन बात करने के लिए किया ही नहीं गया था। और दूसरे सर, साहिल को फोन बाहर से किया गया है। इसमें 2 लोग मिले हुए हैं सर, 2 लोगों की टीम। तभी तो इतनी आसानी से उन्होंने ये दोनों खून कर दिए। पर सर, ये सब हुआ कैसे होगा? शायद ऐसा हुआ होगा, डॉक्टर साहिल यहां खड़ा होके इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, हर रोज की तरह 2 बजे। और एक आदमी यहाँ पार्टीशन के पीछे छुपा हुआ है। हाँ, और डॉक्टर साहिल को यह पता नहीं है। उसने सिरिंज में दवाई भर ली है और इंजेक्शन लेने ही वाला है, इतने में फोन आता है। फोन की घंटी बजने लगती है। डॉक्टर साहिल सिरिंज यहां रख देता है और फोन उठाने के लिए जाता है। हेलो हेलो। और इसी बीच वो आदमी पार्टीशन के पीछे से निकलता है और इंजेक्शन बदल देता है। अब ये इंजेक्शन बेहोशी की दवाई वाला इंजेक्शन बन गया है और वो पार्टीशन के पीछे जाके छुप जाता है। डॉक्टर साहिल बहुत देर तक हेलो हेलो करने के बाद फोन रख देता है और वापस इंजेक्शन लेने के लिए आता है और वो इंजेक्शन अपने आप को लगा लेता है और बास्केट में फेंक देता है। उसके बाद वो कुर्सी पे जाके बैठ जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद खूनी पार्टीशन से बाहर निकलता है, डॉक्टर साहिल के पास जाता है। डॉक्टर साहिल बेहोश है, वो उसका गला घोट लेता है और चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल जाता है। यस, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मगर सर, हाँ, अगर डॉक्टर साहिल
फोन उठाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेता तो वो बेहोश नहीं होता और वो मरता नहीं। और अगर जहां वो खूनी छुपा था डॉक्टर साहिल उसी तरफ देखकर खड़ा होता तो खून होता ही नहीं। खूनी तब तक कोशिश करता रहता जब तक उसे अच्छा मौका नहीं मिलता। कल परसों तरसों देखो, डॉक्टर साहिल रोज 2 बजे इंजेक्शन लेता था। एमटीएनएल से पता करो कि आज 2 बजे डॉक्टर साहिल को कौन कौन से नंबर से फोन आए थे। सर, जिस नंबर से डॉक्टर साहिल को फोन किया गया था वो मिल गया सर। अच्छा। 290591। मगर डॉक्टर साहिल को तो बहुत सारे फोन आते होंगे, पता कैसे चला कि ये वही फोन है? सर, ये डॉक्टर साहिल का प्राइवेट नंबर है, बहुत कम लोगों के पास है। अच्छा। और 1 बजे से 1:30 बजे के बीच सिर्फ ये एक फोन आया था। कहां से? हॉस्पिटल के अंदर से ही सर। किसी ने हॉस्पिटल के अंदर से ही फोन किया है। एमटीएनएल से जो नंबर मिला है वो लगा। यस सर। 290591। आवाज वहां से आ रही है सर। हाँ, देखते हैं। यहाँ से सर, ये तो डॉक्टर साहिल का कमरा है। हाँ, डॉक्टर साहिल को फोन डॉक्टर साहिल के कमरे में से ही कैसे आया? यही तो वजह है। घंटी तभी भी बज रही है। कहीं इस कमरे में कोई और फोन तो नहीं है? आवाज इस तरफ से आ रही है। हाँ, देखो। तो वो आदमी जिसने डॉक्टर साहिल का खून किया वो साहिल के ऑफिस में ही छुपा हुआ था और वो दवाइयों के बारे में जानता था, तभी तो वो साहिल को बेहोशी की दवाई दे सका। मगर सर, अस्पताल में हर दूसरा आदमी दवाई के बारे में जानता है। मगर सर, मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा है कि साहिल को बेहोशी की दवा देने की क्या जरूरत थी। सीधा उसे जहर क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि अगर कोई जहर देता तो फौरन पता चल जाता कि जहर देने वाला आदमी दवाइयों के बारे में जानता है। इसलिए यह दिखाने के लिए कि खून करने वाला आदमी कोई बाहर का है, साहिल का गला घोंटा गया। सर, पहले खून के बाद हमें ये जो कपड़े और जूते मिले हैं, इनसे हमें कुछ पता चल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, दिखाओ। अब ये बताओ, खूनी ने ये पैंट और शर्ट ही क्यों पहनी? मतलब सर? मतलब खूनी ने अपने कपड़े क्या पहन रखे होंगे? शायद शर्ट और पैंट। शर्ट और पैंट, करेक्ट? यस सर। अगर उसने शर्ट और पैंट पहनी रखे थे तो उन्हें निकालकर ये कपड़े पहनने की उसे क्या जरूरत थी? अगर वो ये हरा गाउन, ये मास्क और ये टोपी पहन लेता तो उसका चेहरा भी छुप जाता और उसके कपड़े भी। तो फिर उसने ये दूसरे कपड़े पहने ही क्यों? मतलब सर, खूनी ने ये कपड़े पहनने से पहले पैंट और शर्ट नहीं पहन रखे थे, कुछ और ही पहना हुआ था शायद। और क्या हो सकता है सर? साड़ी, सलवार कमीज, स्कर्ट। मतलब खूनी कोई लड़की हो सकती है? बिल्कुल। मगर सर, एक लड़की किसी का गला कैसे घोट सकती है? दया, जब भी हम गला घोटने की बात करते हैं तब हमारे सामने कोई ताकतवर आदमी की तस्वीर आ जाती है। मगर ये मत भूलो कि उस वक्त वेद कोमा में था और साहिल बेहोश था। उनका गला घोटना उस वक्त कोई बड़ा काम नहीं था। मतलब खूनी एक लड़की है जिसे दवाइयों की अच्छी जानकारी है। हाँ, पर वो हो कौन सकती है? एक तो ये सर, लेडी डॉक्टर रीटा। यह आपने ठीक किया। जैसे ही आपको पता चला कि खूनी एक लड़की है और वो इसी हॉस्पिटल में काम करती है, तो आप लोग मुझे पकड़ने चले आए। और वो भी सिर्फ इसलिए कि उस नर्स स्वाति ने मुझे उस कमरे से निकलते देखा। जी। और स्वाति ने उस लड़की को भी देखा जो डॉक्टर साहिल के कपड़े पहने हुए थी। करेक्ट। जब स्वाति ने हम दोनों को देखा है तो वो खूनी वो लड़की है, मैं हो ही नहीं सकती। हाँ, वैसे हो तो नहीं सकती, लेकिन ये हो सकता है कि आप उसे जानती हैं। आप उससे मिली और जब आपने देखा कि वेद साहब का काम तमाम हो गया तो आप वहां से निकल पड़ी। लेकिन बदकिस्मती से स्वाति ने आपको देख लिया। अगर स्वाति ने मुझे देखा तो मैंने स्वाति को क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो आपके सामने थी नहीं। नहीं थी तो कहां थी?
वो उधर से आ रही थी, वेस्ट रूम की तरफ से। मैं भी उसी तरफ गई थी, मैंने स्वाति को कहीं नहीं देखा। ऐसा कैसे? ऐसा ही हुआ है सर, स्वाति वहां थी ही नहीं तो उसने मुझे देख कैसे लिया? तो स्वाति ने तुम्हें कहीं देखा नहीं? देखा है। कहां से? कमरे के अंदर से। स्वाति जी, हमें पता लगा है कि वेद साहब और डॉक्टर साहिल का खून एक लड़की ने किया है और हमने इन्हें पकड़ा है, और ये आपका नाम ले रही है। ये क्या, खुद फंस गई हो तो दूसरों को भी लेकर डूबोगे क्या? और ये तो ये भी कह रही है कि उस वक्त आप कमरे के अंदर ही थी। हाँ। स्वाति जी, ये जो हमें पैंट मिली है उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है, बताओ वो कौन है? मुझे नहीं मालूम। चुपचाप बता दो समझे, वरना सबके सामने नाम लेंगे तो भी बेहोश होकर गिर पड़ोगी। कौन है वो? मुझे नहीं मालूम। बताओ चुपचाप। मुझे नहीं मालूम। अंदर कौन है? कोई नहीं। कौन है अंदर? कोई नहीं है अंदर। देखो। प्लीज प्लीज आप वहां मत जाइए, अंदर कोई नहीं है सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वहाँ कोई नहीं है। दरवाजा खोलो। वहाँ कोई नहीं है सर, सर वहाँ कोई नहीं है। क्या कर रहे हैं आप अंदर कैसे आए? चल निकल बाहर। मैं नहा रहा हूँ। मैं कपड़े पहने बगैर बाहर नहीं जाऊंगा। सर, खून मैंने किया है। पर अंदर है कौन? उन्होंने कुछ नहीं किया सर। ये था अंदर। ओ, टी शेखर, क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे? ये मेरी पत्नी है। वेद साहब से तो तुम नफरत करते थे, इसलिए उन्हें मार दिया। डॉक्टर साहिल ने क्या बिगाड़ा था? डॉक्टर साहिल ने शादी के बाद मेरी माँ का सारा पैसा हड़प लिया। फिर वेद और साहिल ने मुझे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया, भिखारी बना दिया मुझे। रोज पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। मगर अभी ही क्यों मारा वेद साहब को? वो तो खुद कोमा में थे। अगर बाय चांस वे सब होश में आ जाते तो वो विल बदल देते और फिर डॉक्टर साहिल को कभी पैसा नहीं मिलता। तो डॉक्टर साहिल के मरने के बाद जो पैसा तुम्हें मिलने वाला था वो नहीं मिलता। हमें बहुत पैसे मिलने वाले थे, लेकिन ना जाने कहां से आ गए आप लोग। अब तो एक नई विल बनेगी। ये दोनों अंदर जाएंगे और शायद फांसी भी हो जाए। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।